Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो articles है वो है first hold talks with Dalai Lama, US lawmaker tell China. तो चाइना और तिब्बत का जो रीजन है, एंटायर रीजन इट्स इन द न्यूज़, फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है. सो वो इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना होगा. सेकेंड, कैबिनेट गिव्स अ गो हेड हाइक इन MSP फॉर ऑल मैंडेटेड खरीफ क्रॉप्स. सो MSP जो है थोड़ा इंक्रीज करके जो है अब दिया जाएगा, तो वो उसके ऊपर एक न्यूज़ आया है. MSP इनहेरेंटली बीइंग्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एग्जामिनेशन बिकॉज डायरेक्टली मैंशन है इन द सिलेबस. तो इसका मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है. हर साल एग्रीकल्चर के टॉपिक से क्वेश्चन आता है, हर साल आएगा ही आएगा, और मेंस के एग्जामिनेशन में तो आप और भी ज़्यादा देखेंगे. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ समथिंग विच वी मस्ट डू. ठीक है, तो ये हमें एक सेकेंड टॉपिक है जिसको अच्छे से करके समझना होगा, करके जाना होगा. थर्ड क्या है, इंडिया एंड US वर्क out strategies to scale up collaboration on critical minerals under ICET. तो हमने ICET आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे का ही क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ICET एंड जो हमारे द रिलेशनशिप विथ इंडिया एंड US, जो एक ICT एज अ प्लेटफॉर्म के रूप में जो उभर के आया है. तो उसमें हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स जो है उसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं इन लैटिन अमेरिका, इन अफ्रीका. सो दैट बीइंग वन ऑफ द मेजर की एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप, ये ICT को ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दिस इज़ वेरी वेरी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बहुत अच्छे तरीके से समझना है. एंड क्योंकि अभी जो सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ योर US मिस्टर सुलिवन, वो भी आए थे इंडिया में, तो उसके वजह से भी ये बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ रहा है एंड वेरी वेरी हॉट टॉपिक है. सो इसको हमें अच्छे से समझना होगा. एंड लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज रिगार्डिंग द सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, सो सिकल सेल एनीमिया जो है आपको पता होगा, बजट में भी हमारा काफ़ी फोकस रहा है. वी वांट टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया. सो उसके रिगार्डिंग CRISPR-Cas9 के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया है. आई थिंक एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल है. CRISPR-Cas9 क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होता है, उसका काम क्या होता है, वो अंडरस्टैंड करना, उसका मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना, इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. आई थिंक ऑल द आर्टिकल्स टुडे यू कैन नॉट स्किप एनी वन ऑफ देम. आज आपको सारे आर्टिकल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा. बहुत बहुत डेटा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है. बहुत अंडरस्टैंड करना, उसके नीटी-ग्रिटीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर डायरेक्टली मेंशन, इफ नॉट डायरेक्टली देन इनडायरेक्टली मेंशन्ड इन योर एग्जामिनेशन. तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक्स, सारे के सारे टॉपिक्स. आई वोंट गिव देम अ रैंकिंग कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. सबके सब आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चलिए, फर्स्ट टॉपिक है होल्ड टॉक्स विद दलाई लामा, US लॉमेकर्स टेल चाइना. तो आपको पता होगा कि 1962 का वार का एक रीज़न ये भी था कि दलाई लामा जो स्पिरिचुअल हेड है ऑफ तिब्बत, ही केम टू मैक्लोडगंज इन हिमाचल प्रदेश, और उन्होंने हमसे पॉलिटिकल एक असाइलम जो है उन्होंने लिया था. तो उसके वजह से भी हमें देखने को मिला कि वी हैड दिट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर इंडिया एंड चाइना, इंडो चाइना जो वार हुआ था, साइनो इंडिया वॉर जो हुआ था, उसका भी एक कारण रहा था. सो अब क्या है कि US के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने बोला है चाइना को, इफ़ यू आर मेकिंग एनी लॉज रिगार्डिंग टू तिब्बत, यू मस्ट टेक द एडवाइस फ्रॉम द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द तिब्बतन रीजन. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि इफ़ यू सी द न्यूज़, डेज आफ्टर US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पास्ट रिजॉल्व तिब्बत एक्ट. ठीक है, रिजॉल्व तिब्बत एक्ट दैट कॉल्ड अपॉन द चाइनीज गवर्नमेंट टू एंगेज विद दलाई लामा एंड इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ US लॉ मेकर्स मेट Tibetan spiritual leaders at धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश ऑन वेंसडे. तो जो US के जो लॉ मेकर्स हैं ना, वो भी इंडिया में आए थे, और वो यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि दलाई लामा से जो है वो मिलकर जा रहे. सो to take any actions regarding Tibet, you must speak with the spiritual leader दलाई लामा से. तो ये उन्होंने एक एक्ट को पास किया था इन दी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स विच कि चाइना जो है अगर कोई भी अगर वहाँ पर रूल्स एंड कानून बनाता है तो वहाँ पर स्पिरिचुअल हेड का एक कंट्रीब्यूशन रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, the delegation was led by Republican chair of the House Foreign Affairs Committee, Michael McCaul, expressed a firm US opposition on Tibet and described China's claim having ancient link with Tibet as ridiculous. ठीक है, उन्होंने तो डायरेक्टली बोल दिया कि जो तिब्बत है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना. डायरेक्टली उन्होंने हैशटैग मतलब रिडिकुलस जो है वर्ड का यूज़ किया है. सो दैट इज़ समथिंग जो उन्होंने डायरेक्टली कटाक्ष मार के ही बोला है. आवर सपोर्ट फॉर टिबेटन पीपल इज अनवेवरिंग, योर ड्रीम्स फॉर बेटर डेज रिमेन अलाइव,
Beijing is relocating the entire communities under the guise of development activities. We know that they are trying to control Tibetan Buddhism. It's time for Beijing to engage in unconditional dialogue with His Holiness Representative Gregory Meek said, addressing the public gathering in McLeodganj, a seat of Central Tibetan Administration. तो उन्होंने क्या बोला है? You can understand he has used वेरी वेरी हार्ड वर्ड्स, ठीक है, हार्श वर्ड्स जो है यहाँ पर यूज़ किया है कि ये जो लिंक्स है, जो एंशियंट लिंक्स जो बीजिंग क्लेम करता है कि चाइना तिब्बत जो है इट्स एन अनवेवरिंग पार्ट ऑफ चाइना, इट्स कम्प्लीटली रिडिकुलस, बिल्कुल बेसलेस बातें हैं। और अभी भी वो एक अनवेवरिंग सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं टू द तिब्बतन पीपल, और उनका जो एस्पिरेशंस है कि वो उनको एक इंडिपेंडेंट तिब्बत चाहिए, इंडिपेंडेंट आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ चाइना, वो तिब्बत होकर रहेगा, ठीक है। सो when he addressed the people in McLeodganj, he said that कि उनका जो बुद्धिज़्म का जो है तिब्बतन बुद्धिज़्म को अभी भी हम जिंदा रखेंगे और उनका जो एस्पिरेशंस है उसको भी हम अभी जिंदा रखेंगे, ठीक है। चाइना on Tuesday had said that it will take steps to safeguard its sovereignty. China will resolute measures to firmly defend its sovereignty, security and development interests. Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian on Tuesday said, speaking to the beginning of the event, Mr. McCall recollected circumstances that surrounded the exile of Dalai Lama in 1959 and how he led 80,000 followers across the Himalayas into the India to safeguard unique Tibetan culture and way of life. You can see in McLeodganj वाला जो area है ना, if you go to McLeodganj wala area in Himachal Pradesh, you will see a very thriving Tibetan population. And not only in McLeodganj, if you go to Delhi also, there is one place जहाँ पर you will see a very thriving Tibetan population. तो वहाँ पर he came with his 80,000 followers in India और उन्होंने पॉलिटिकल एक रेफ्यूज जो है वो मांगा, एक असाइलम जो है वो मांगा था। सो उसके वजह से भी जो है सीनो इंडियन वॉर जो है वो लड़ा था। बट उसके बाद अगर जिस तरीके से ऐसे क्लेम्स आए तो चाइना ने भी उसको काफ़ी मतलब अच्छे से मतलब उन्होंने एक बात बोली कि हम जो है हमारे सॉवरेन इंटरेस्ट जो है ना उसको हम सेफ करके रखेंगे और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, मतलब दे वर जस्ट एमिंग द US द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को ही वो एड्रेस करके बोल रहे थे कि उनके जो भी एक्टिविटीज़ है उनको वो करके रहेंगे और अपने सॉवरेनिटी को वो मेंटेन करके रहेंगे। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा रिलेशन विद चाइना एंड हमारा रिलेशनशिप विद US, ठीक है। वी हैव टू बी हम वी हैव ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर द राइट्स ऑफ तिब्बतन पीपल, ठीक है। एज अ कंट्री हमने हमेशा राइट्स ऑफ तिब्बतन पीपल को अंडरस्टैंड किया, तभी तो 1959 में हमने एक असाइलम दिया था। सो वी हैव ऑलवेज बीन द फर्म बिलीवर कि तिब्बत जो है बट तिब्बत जो है इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड वहाँ के लोगों को जो है पर्टिकुलर राइट्स जो है वो मिलने चाहिए। दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव एडवोकेटेड, ठीक है। ह्यूमन जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन लोगों के राइट्स का हैम्पर नहीं होना चाहिए, एक राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होना चाहिए उनके पास, जो अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट गिव अ 100% गारंटी कि चाइना अगर कंट्रोल कर रहा है तिब्बत को तो वो उनको वो राइट्स प्रोवाइड करेंगे। देयर इज़ नो 100% गारंटी अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी क्रूशल टॉपिक ऑल्सो, ठीक है। इंडिया एंड इट्स असाइलम टू दलाई लामा, सो दैट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, एक कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है वो हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज कैबिनेट गिव्स अ गो अहेड फॉर हाइक इन MSP ऑफ ऑल मैंडेटेड क्रॉप्स इन खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो आपको पता है कि MSP जो है ना ये सोइंग पीरियड, मतलब जब किसान जो है वो जब सो करते हैं, बोते हैं बीजों को, उससे पहले ही जो है आपका MSP अनाउंस किया जाता है। MSP जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी वेल्थ के रूप में निकल के आता है और स्पेशली इंडियन फार्मर्स के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है MSP दे टू दी फार्मर्स। वाई? बिकॉज ये जो है एक एक गारंटी के रूप में आता है। अनफॉर्चुनेटली MSP इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लीगल, राइट। FRP जो है फेयर एंड न्यूमरेटिव प्राइस, दैट्स अ लीगल जो है वो एक लीगली आप उसको मतलब आप ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास वो लीगल राइट्स है। अगर वो उनको FRP नहीं देते मिल ओनर्स तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन MSP के लिए ऐसा कुछ नहीं है। MSP जो है ये मतलब अनाउंस किया जाता है हर सोइंग पीरियड से पहले, ठीक है। SOW सोइंग पीरियड से पहले जो है ये अनाउंस किया जाता है।
तो यहाँ पर क्या है, कैबिनेट कमेटी ने जो है इंक्रीज किया है हर एमएसपी के प्रोडक्ट में कुछ अमाउंट जो है वो इंक्रीज किया है। अगर आप देखें खरीफ क्रॉप्स जो है ना, जैसे कि इस बार देखेंगे तो बाजरा में 77% इंक्रीज दिया है, अरहर के दाल में जो है 59%, जिसको हम तूर दाल भी बोलते हैं, ठीक है। मेज़ में 54% इंक्रीज, ब्लैक ग्राम होता है उसमें भी 52% जो है, जो जितना दिया जाता है उससे ज़्यादा जो है एमएसपी इस बार अनाउंस किया गया है, ठीक है। द हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज ओवर प्रीवियस ईयर हैव बीन रिकमेंडेड फॉर ऑयल सीड्स, यस अंडरस्टैंड करेंगे, एंड पल्सेस। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट इंक्रीज जो है वो रिकमेंड किस में किया गया है, ऑयल सीड और पल्सेस में। ये ऑयल सीड्स है ना, वी इंपोर्ट ऑयल सीड्स, हम जो है पाम ऑयल जो है ना वो इंपोर्ट करते हैं, वो इससे हमारा इंपोर्ट का बर्डन बढ़ जाता है। इफ़ वी गिव ऑयल सीड में अगर हम एमएसपी ज़्यादा देंगे, ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जैसे आप देखेंगे कि गेहूँ में, राइस में बहुत एमएसपी दिया जाता है, इसलिए प्रोडक्शन भी बहुत हाई है। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हम मिलेट्स में हमारा फोकस रहे, इसलिए मिलेट्स में आप देखेंगे बाजरा में 77% इंक्रीज है, ऑयल सीड में हम देना चाहते हैं, पल्सेस में भी। पल्सेस इज समथिंग जिसको हम बहुत मेनी टाइम्स हम इंपोर्ट कराते हैं पल्सेस को भी, और एक्सपोर्ट में भी इसका बहुत फायदे हैं, ठीक है। सो पल्सेस बिकॉज इट्स अ स्टेपल इन इंडियन हाउस होल्ड, तो उस पर हम एमएसपी देना चाहेंगे। और पल्सेस बीइंग अ लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब वो लेग्यूमिनस होता है, तो वो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द सॉइल ऑल्सो। सो हम जो है हमारा फोकस अब ऑयल सीड, पल्सेस और मिलेट्स पे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकेंगे। सो द एमएसपी फॉर नाइजर सीड जो है ये भी एक ऑयल सीड होता है। सो इस पर राइस क्या है, ये ₹983 पर क्विंटल, फॉलोड बाय सेसमी जो तिल होता है उसमें, विथ सॉ एन इंक्रीज ऑफ ₹632 पर क्विंटल, ठीक है। अरहर की दाल में भी जो है आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा पल्सेस में, और एमएसपी में उसमें भी जो है ₹550 पर क्विंटल जो है इंक्रीज हुआ है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो हमारे गवर्नमेंट को करना चाहिए, ऑयल सीड पल्सेस में इंक्रीज करना चाहिए, वरना जो है आपको एक टेंडेंसी देखने को मिलेगा। टेंडेंसी किसका उगाने का, एक शुगर केन बिकॉज उसमें एफआरपी मिलता है, राइस बिकॉज उसमें बहुत एमएसपी मिलता है, और पैडी जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एमएसपी मिलता है। तो मोनोक्रॉपिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। व्हाट इज मोनोक्रॉपिंग? मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, जब आप मोनो मतलब वन, ठीक है, तो जब आप एक ज़मीन पर ही बार बार सेम क्रॉप लगाएंगे, जैसे अभी आपने राइस उगाया, फिर रबी के सीजन में आपने गेहूँ उगा दिया, फिर आपने राइस उगाया, गेहूँ उगाया, तो ये जो है जो ज़मीन का जो फर्टिलिटी है वो लूज हो जाता है मोनोक्रॉपिंग की वजह से। और क्योंकि राइस और वीट पे बहुत एमएसपी मिलता है, तो ज़्यादातर हमारे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स का क्या टेंडेंसी रहता है कि वो सिर्फ गेहूँ उगाते, चावल उगाते, गेहूँ उगाते, चावल उगाते, उसकी वजह से फर्टिलिटी जो है वो डिक्लाइन कर जाता है। लेकिन उसी की जगह अगर हम ये ऑयल सीड्स लगाएंगे तो वो क्या है, नॉट ऑयल सीड्स, पल्सेस अगर हम लगाएंगे, तो क्योंकि वो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, सो उसके वजह से फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगा। तो बहुत अच्छा, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। एमएसपी क्या है, एक गारंटीड प्राइस है, ये एमएसपी के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। एमएसपी क्या है, गारंटीड अमाउंट है जो फार्मर को दिया जाता है जब गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूस खरीदने जाती है, ठीक है। ये एक ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता है, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। अब ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई सेट नहीं है। अगर एक फार्मर चाहे तो वो 1 क्विंटल भी बेच सकता है, वो 100 क्विंटल भी बेच सकता है, और वो खरीदती है गवर्नमेंट, ठीक है। एफसीआई जो है उससे खरीद के लेकर आती है। सो ये ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता है, जितना चाहती है वो आपके, जितना हमारे फार्मर्स चाहते हैं कि वो देना चाहेंगे, अपना जो है प्रोड्यूस को सेल करना चाहेंगे, वो प्रोड्यूस को मंडीज में नहीं सेल करना चाहेंगे और वो गवर्नमेंट को देना चाहेंगे, तो दे कैन गिव दी एंटायर प्रोड्यूस ऑफ देम। तो इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। ये कौन रेकमेंड करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP जो है रिकमेंड करता है। और अनाउंस कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। ये जो है अनाउंस करते हैं, और ये मतलब पहले रिकमेंडेशन बाय CACP और उसके बाद अनाउंसमेंट बाय CCEA, मतलब वो जितना बैकएंड का प्रोसीजर होता है वो CCEA जो है वो करते हैं, ठीक है। तो CACP एक बॉडी है, अटैच किससे होगा? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर के, और ये जो है आया कब? 1965 में इसका एग्जिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है कौन चेयर करता है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और बात जितना भी फाइनल डिसीजन होता है ना MSP का, वो सब ये इकोनॉमिक अफेयर्स का कमिटी जो है वो लेते हैं, ठीक है। फाइनल डिसीजन जो है ये कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से लेता है। CACP क्या करता है? रिकमेंडेशन देता है, फाइनल अप्रूवल जो है ये कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेता है, ठीक है। MSP is aimed at ensuring remunerative price to growers for the produce and encouraging crop diversification। अभी आप देख सकते हैं कि हम जो है अब क्रॉप पैलेट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
CACP जो है MSP 22 क्रॉप पर और एक क्रॉप पर शुगर केन पर FRP अनाउंस, मतलब 23 क्रॉप्स है, यहाँ पर 22 क्रॉप्स जो है उस पर MSP अनाउंस किया जाता है और एक क्रॉप पर जो कि शुगर केन है उस पर FRP अनाउंस किया जाता है। द मैंडेटेड क्रॉप्स इंक्लूड 14 क्रॉप्स ऑफ खरीफ सीजन, 14 खरीफ क्रॉप के, जैसे अभी हमने देखा ना, चावल हो गया, राइस पैडी हो गया, आपका दाल हो गया, तूर दाल हो गया, मेज़ हो गया, फिर ऑयल सीड्स हो गए, नाइजर सीड हो गया, ये सब क्या है, मिलेट्स हो गए, ये सब खरीफ सीजन है। राबी में आपको गेहूँ देखने को मिलेगा, आपको और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे कि आपको ग्राउंडनट देखने को मिलेगा, ठीक है, वो सब पे आपको MSP देखने को मिलेगा। रबी क्रॉप्स जो है 6 रबी क्रॉप्स और 2 कमर्शियल क्रॉप्स, 2 कमर्शियल क्रॉप्स जैसे डीहस्क्ड कोकोनट जिसको हम कोपरा भी बोलते हैं, तो वो क्या है, उस पर भी हमें MSP दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। आई थिंक ये टॉपिक एक नॉन नेगोशिएबल टॉपिक है, ठीक है। नॉन नेगोशिएबल टॉपिक क्या होता है, मतलब आपको इसको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देयर इज नो अदर वे, ठीक है। तो प्लीज़ टेक आउट योर बुक, आपके पास जो भी बुक है उसमें MSP का जितना टॉपिक्स है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड, एनी टॉपिक, प्लीज़ उसको अच्छे से कंप्लीट करिए, अच्छे से समझिए कौन कौन सा, और इसको ना आप थोड़ा सा ज्योग्राफी के साथ भी अगर लिंक करके पढ़ पाए तो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको क्रॉप समझना है देन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कौन से सॉइल पे किस टाइप का क्रॉप उगता है, कैश्यू को किस टाइप का सॉइल चाहिए, पैडी कल्टीवेशन के लिए किस टाइप का सॉइल, एलुवियल सॉइल कहाँ पर हमें मिला जाता है, एलुवियल सॉइल क्यों अच्छा होता है, ये सब अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो जस्ट लिंक इट विद ज्योग्राफी ऑल्सो, सॉइल्स को अपने कंटेक्स्ट में लेकर आइए, सॉइल्स कहाँ कहाँ किस टाइप के सॉइल्स मिलते हैं उसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा। और ये क्रॉप्स को अंडरस्टैंड करना उतना भी टफ नहीं है, बिकॉज सीजनल जो मिलता है, जैसे पटेटोज जो आपको देखने को मिलेगा, फ्रेश जो रिसेंटली अभी जो फ्रेश जो पोटैटोज आया वो विंटर के समय आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि पोटैटोज है रबी क्रॉप, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस और थोड़ा ज्योग्राफी का नॉलेज और थोड़ा सा इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स का नॉलेज होने से यू विल बी सॉर्टेड विद एग्रीकल्चर। एंड दिस माइंड यू, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर मेन से आई थिंक 50 to 70 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर साल, तो इसीलिए ये एक नॉन नेगोशिएबल टॉपिक है। अगेन मैं आपको ये बात फिर से एम्फसाइज कर रही हूँ कि दिस इज़ अ नॉन नेगोशिएबल टॉपिक, यू हैव टू डू इट, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इंडिया एंड US वर्कआउट स्ट्रेटजीज टू स्केल अप कोलैबोरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स अंडर ICT। तो मैंने क्रिटिकल मिनरल्स आप लोगों को पहले भी समझाया था। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है, अगर कोई एक मिनरल है, लेट्स से लिथियम, मैंने आप लोगों को पिछले बार भी लिथियम का एग्जांपल दिया था, यहाँ पर और भी टाइप के मिनरल्स आ सकते हैं, बेरिलियम आ सकता है, गैलियम आ सकता है, ठीक है, गैलियम। लेकिन याद रखिएगा ये सब नॉन जो आपके रेडियो जो एक्टिव होते हैं ना, रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये सब नहीं आता इसमें, ठीक है, ये सब नहीं आता। बाकी जो क्रिटिकल मिनरल्स होता है उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं आते, ठीक है, प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, ये सब नहीं आएगा। बाकी जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सब आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब क्रिटिकल मिनरल्स मैंने आपको समझाया था कि क्यों हम लोग उसको क्रिटिकल मिनरल बोलते हैं, बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड की वजह से। अगर हम उसका सप्लाई नहीं कर पाए और डिमांड इंक्रीजिंग है देन इट कैन ब्रेक दी जो सप्लाई चेन जो है ना, उसको इसमें बहुत इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्या एग्जांपल लिया था, हमने एग्जांपल लिया था ऑफ लिथियम, राइट। तो लिथियम जो है क्योंकि बैटरी बनाने में यूज करता है, लिथियम जो है आपको पता होगा एक ट्राइंगल है, वर्ल्ड में एक ट्राइंगल है लिथियम ट्राइंगल, जिसको हम लोग ABC ट्राइंगल भी बोलते हैं। ABC ट्राइंगल मतलब अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले, ठीक है, ये तीनों जो कंट्रीज है ना, इसको हम लोग लिथियम ट्राइंगल बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा लिथियम का डिपॉजिट्स जो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया जो है वो नंबर 1 है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है ये नंबर 1 है इन योर प्रोडक्शन ऑफ लिथियम, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेजेंस है, डिपोजिशन है, वो आपको अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले में मिलेगा। इसीलिए हम इसको ABC ट्राइंगल बोलते हैं, लिथियम ट्राइंगल भी हम इसको बोलते हैं। तो अगेन इफ यू कम बैक टू द टॉपिक, अगर लिथियम है, लिथियम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल है, ठीक है। तो लिथियम को अगर हम मतलब अगर लिथियम हमें नहीं मिला तो हम लोग जो है बैटरीज नहीं बना पाएंगे, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और सेमीकंडक्टर हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं आजकल, ठीक है, जैसे आपके फ़ोन, लैपटॉप्स, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर का यूज़ हम करते हैं। तो अगर हम लिथियम बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल, अगर हमारे पास लिथियम का सप्लाई नहीं होगा और लिथियम का डिमांड क्योंकि इतना ज़्यादा है, तो
डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इससे क्या हो जाएगा, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाएगा। इसीलिए हम किसी किसी मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स का दर्जा देते हैं। अंडरस्टूड? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने जो है ICT का जो प्लेटफॉर्म है ना, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो भी टेक्नोलॉजीज है ना, उसमें हमने क्या किया कि अभी जो रिसेंट टॉक्स हुए हैं, हमने क्या किया कि हमारा जो वन ऑफ द बिगर एम्स है टू प्रमोट mineral security partnership including co-investing in lithium source project in South America and rare earth deposit in Africa to responsibly and sustainably diversify the critical mineral chain। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है, ठीक है। क्या बात की गई है कि हम जो है अपना लिथियम का पहला फोकस हमारा कौन सा एलिमेंट पर है, लिथियम पर है। ऐसे 30 क्रिटिकल मिनरल्स है, ठीक है, एक दो नहीं है, 30 क्रिटिकल मिनरल्स है, बट हमारा मेजर फोकस अगर आप देखेंगे इट इज़ ऑन लिथियम। तो हम ICT के द्वारा जो है हम जो भी लिथियम, क्योंकि मैंने आपको बताया अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले, ये तीनों कहाँ हैं आपके, इट इज़ इन साउथ अमेरिका। तो हमारा फोकस रहेगा साउथ अमेरिका में जो क्रिटिकल मिनरल्स का डिपॉजिट है उसको हम लोग निकालें, और जो रेयर अर्थ मिनरल्स है ना, रेयर अर्थ मिनरल्स होता है जो हम पाया जाता है, बहुत टाइप के रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो अफ्रीका में ज़्यादातर पाया जाता है, वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कराएं। और जो सप्लाई चेन जो है ना, क्रिटिकल मिनरल का सप्लाई चेन है, वो बेसिकली इट इज़ डोमिनेटेड बाय चाइना, ठीक है, बेसिकली यही बात है कि इट इज़ डोमिनेटेड बाय चाइना। सो बिकॉज they don't want to, both India and US don't want to be dependent upon China, इसीलिए they are trying to diversify the routes, ठीक है। तो क्योंकि देखिए अगर चाइना ने बंद कर दिया तो सप्लाई चेन डिसरप्शन आ जाएगा। तो बोथ द कंट्रीज वांट टू कोलैबोरेट ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ द कंट्रीज हैव डिसाइडेड कि दोनों साउथ अमेरिका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाकर क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स को जो है वो ढूंढेंगे, ठीक है। इंडिया ने जो है 30 मिनरल्स को जो है क्रिटिकल मिनरल्स का दर्जा दिया था अंडर दी MMDR एक्ट। आई थिंक MMDR एक्ट के ऊपर अगर कोई आर्टिकल आएगा, आई वुड टेक एन एक्सटेंसिव क्लास ऑन दैट। अगर कोई आर्टिकल आता है MMDR एक्ट, आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई थिंक आई विल टेक अनदर क्लास, अभी के लिए तो आई वोंट उसको एलाबोरेट नहीं करूँगी, बट याद रखिएगा ये MMDR एक्ट आप लोग एक बार प्लीज़ पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारा क्योंकि एक्सपेंशन पे हमारा बहुत फोकस है तो इसीलिए भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, MMDR एक्ट को थोड़ा सा अमेंड किया था इन 2023 और हमने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को एनलिस्ट किया था, ठीक है। सो अगर आप देखें कि हम इंडिया का जो है हमने बहुत सारे वेंचर्स जो है हमने जो हमारा काबिल बोल के एक इनिशिएटिव है, ठीक है, एक कंपनी है काबिल का नाम फुल फॉर्म क्या है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, खनिज इज मिनरल, ठीक है, विदेश इज इन फॉरेन कंट्री। सो हमारा दूसरे देश में जब जाकर हम वी वांट टू उसमें हम लोग दूसरे देश के मिनरल्स है वहाँ पर जाकर हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, मोज़ाम्बिक एक कंट्री है इन अफ्रीका, मोज़ाम्बिक, वहाँ पर एक जगह है, ठीक है, काबो डेलाग्राडो, ठीक है, वहाँ पर हम बहुत सारा काबो डेलाग्राडो, इट्स अ प्लेस इन मोज़ाम्बिक इज़ अ कंट्री इन साउथ इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। वहाँ पर एक जगह है काबो डेलाग्राडो, वहाँ पर ONGC ऑयल वगैरह जो कंपनीज है ना, वो जाकर वहाँ पर दे आर ट्राइंग टू, दे हैव गॉन, और वहाँ पर उन्होंने कुछ स्टेक्स भी खरीदे, उस जो जगह है वहाँ पर कुछ स्टेक्स भी खरीदे, वहाँ पर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च भी कर रहे हैं। सो इसीलिए हमारा फोकस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसीलिए ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो काबिल जो है इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और वो क्या करते हैं, वो जो है इस टाइप विथ कोलैबोरेशन विद नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, ये सारे लोग जो है मिलकर क्रिटिकल मिनरल एसेट जो है जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड चिले, वहाँ पर जाकर दे वांट टू एक्सप्लोर दैट एरिया। वे बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर अपॉन दिस टॉपिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे जो है रिसर्च किए हैं एंड दे वांट टू रिसर्च विद इंडिया वांट टू रिसर्च विद USA, ठीक है। काफ़ी कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलेगा और बहुत एक्टिव कोलैबोरेशन भी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। Exploring opportunities for collaboration in critical mineral sector like bilateral collaboration in technologies and neodymium iron boron metal alloy and magnet making collaboration with Department of Energy entities are also listed among the aims। बहुत सारे aims हैं और इसमें आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट पेजेस हैं। एंड इसका एक
क्रिटिकल मिनरल्स एक पार्ट तो है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज भी तो है, तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा, एआई आ जाएगा, सुपर कंप्यूटिंग आ जाएगा, एज कंप्यूटिंग आ जाएगा, सब कुछ जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आपका आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा फोकस बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ नेम्स जो है, आई थिंक दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिटिकल मिनरल्स का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। लिथियम सबसे इंपॉर्टेंट, टाइटेनियम, गैलियम, वेनेडियम, टैंटलम भी एक मिनरल है जो हमें गल्फ ऑफ खंबात के पास मिला था, ठीक है, इज ऑल्सो अ पार्ट, ठीक है। एफर्ट इज ऑन कोलैबोरेटिव प्रोग्राम बिटवीन दी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये याद रखिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। एंड यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ एक्सप्लोरेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल मिनरल डिपॉजिट। बहुत ज़्यादा मैं इस टॉपिक को स्ट्रेस कर रही हूँ बिकॉज हमारा फोकस रहा है, एंड ऑब्वियसली आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस थिंग कि ये टॉपिक आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारा गवर्नमेंट का झुकाव है टूवर्ड्स दिस सेक्टर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और क्रिटिकल मिनरल के सेक्टर में हमारा बहुत झुकाव है, उसके वजह से आपको देखने को मिलेगा इन दी एग्जामिनेशन। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट। इस टॉपिक को प्लीज़ अच्छे से करके जाइएगा, समझ के जाइएगा। हमारा MMDR जो एक्ट है ना, ये एक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये एक्ट को आपको समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? सिकल सेल एनीमिया जो है ना, ये हमारे देश में एक प्रॉब्लम जो है ना, ये जो है सिकल सेल एनीमिया आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेगा। कुछ इक्वेटोरियल रीजन में जहाँ पर मलेरिया का जहाँ पर मलेरिया आपको देखने को मिलेगा कि मलेरिया जहाँ पर जिसका ज़्यादा इन्फ्लक्स है ना, जिस भी कंट्री में हो वो, ठीक है, वहाँ पर आपको सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलेगा। हमारे ट्राइबल बेल्ट्स में आपको सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलेगा। सिकल सेल क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? देखिए, ये हमारे ब्लड सेल्स होते हैं ना, ब्लड सेल जो हमारा रेड ब्लड सेल है, ठीक है, ये हमारा रेड ब्लड सेल है। तो ये रेड ब्लड सेल हमारा एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल होगा, वो आपको इस शेप में देखने को मिलेगा। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ द बॉडी, वो क्या होता है, वो जो है हमारा जो रेड ब्लड सेल है ना, वो सिकल के रूप में हो जाता है। और क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और इसके पास अगर एक नॉर्मल सेल है तो इसके पास फुल ऑप्टिमम एनर्जी रहता है कि वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेकर जाए और पूरे बॉडी को बिकॉज आवर ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन, ब्रेन को चाहिए होता है, एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए RBC रेड ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में ये थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है उनको, ठीक है, अच्छे से उनके बॉडी में जो है ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाता है। उसके वजह से बहुत सारे ट्राइबल लोगों की जान भी चली जाती है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया को इरेडिकेट करने का हमारा बहुत बड़ा वी हैव दिस इनिशिएटिव, जिसमें हम चाहते हैं कि हम सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम जीन थेरेपी का यूज़ करेंगे। जीन थेरेपी में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जीन थेरेपी, मतलब हम जो है, क्योंकि ये जीन्स में जेनेटिक चेंजेस आ जाता है, मैंने अभी बोला ना एवोल्यूशन की वजह से हुआ, तो एवोल्यूशन की वजह से हुआ मतलब जेनेटिक चेंजेस हुआ होगा, तो हम इसको जीन थेरेपी, इसको हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं एंड जीन थेरेपी का यूज़ करेंगे। और जीन थेरेपी का एक तरीका जो रहता है यूज़ करने का, वो होता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। अब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है? क्रिस्पर क्या होता है? क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में हम क्या यूज़ करते हैं? क्रिस्पर Cas9, इसका फुल फॉर्म है क्रिस्पर Cas9, ठीक है। क्रिस्पर Cas9 क्या करता है? दिस इज आर DNA, ठीक है, ये हमारा DNA है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपको पता होगा हमारे DNA में एक कोडिंग रीजन होता है, एक नॉन कोडिंग रीजन होता है, ठीक है, एक नॉन कोडिंग रीजन होता है। सो जो हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जितना भी, जैसे फॉर मी आई हैव ब्लैक हेयर, तो ये ब्लैक हेयर होना, ब्लैक आइज होना, कुछ भी आपके कुछ भी हो, वो सारा इस कोडिंग रीजन जो होता है जीन, ठीक है, जीन, इस जीन में सब कुछ रहता है। आपका जितना इन्फॉर्मेशन है, आपका हाइट कितना रहेगा, आपकी आइज़ किस कलर की होंगी, आपके नेल्स कैसे होंगे, आपका एवरीथिंग, आपके हेयर का कलर क्या होगा, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, वो सब इस जीन में लिखा रहता है। तो सिकल सेल एनीमिया में भी जो सिकल सेल के रूप में जो बनता है ना, वो थोड़ा सा इस जीन में आ जाता है, जो डिफेक्ट होता है ना, उसके वजह से हो जाता है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। लेट्स से कि ये इतना सा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो नॉर्मल सेल कोडिंग होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जो सिकल सेल एनीमिया होगा जिनको होता है उनका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है। कोई भी एक कोडिंग वाला रीजन उतना डेप्थ में आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। सो यहाँ पर क्या होता है, हम
क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या करते हैं हम, क्रिस्पर कैस9 एक जेनेटिक सीजर है, ठीक है, एक मॉलिक्यूलर सीजर है, मॉलिक्यूलर सीजर। अब ये सीजर क्या करता है, ये आता है यहाँ पर, एक मॉलिक्यूलर सीजर है, ये सीजर आता है यहाँ पर वो एक जगह पर कट करता है, ठीक है, कट करके और वहाँ पर थोड़ा सा चेंज लाकर फिर वहाँ पर वो पेस्ट कर देता है, ठीक है, चेंजेस लाकर वो पेस्ट कर देता है। और उसके बाद जो है, उसके बाद क्योंकि जेनेटिक कोडिंग चेंज हो गया तो उसके वजह से जो सिकल सेल का प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि हम जो है एक अभी हम काम कर रहे हैं जीन थेरेपी डेवलप करने का यूजिंग क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर कैस9 क्या है, एक जेनेटिक एडिटिंग टूल है, ठीक है। सो यहाँ पर दिस कम्स मंथ्स आफ्टर यूएस FDA ने जो है अप्रूवल दिया है दिसंबर 2023 में कि कैस9 का टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ सेल बेस्ड जीन थेरेपी टू ट्रीट सिकल सेल डिजीज, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेकिंग इट कॉस्ट इफेक्टिव। मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेड दैट इट इज़ वन ऑफ द मेन challenges of India was to find a way of making this therapy cost effective. Obviously we cannot just spend lakhs and lakhs of money because though people who are suffering from sickle cell anemia are not somebody who is very well off, ठीक है। मैंने आपको बोला कि people in the tribal region, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है। So वो लोग पैसे लाखों पैसे पानी में खर्च नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव दैट मनी। सो हमें कॉस्ट इफेक्टिव बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डेवलपिंग ए जीन थेरेपी यूजिंग क्रिस्पर हैज़ बीन पार्ट ऑफ इंडियाज मिशन टू इरेडिकेट सिकल सेल डिजीज बाय 2047 तक हमें सिकल सेल को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। अ गवर्नमेंट डोसियर ऑन द मिशन which was launched by Prime Minister Narendra Modi on 2023 said that technology had the potential to be a single dose cure for blood disorders like sickle cell anemia. Part of this mission is to conduct over 7 crore screenings. पहले screenings करेंगे in the vulnerable tribal population across 17 states and union territories, of which 3 crore screenings have been achieved so far by the ministry. 3 करोड़ जो है 17 करोड़ में से 3 करोड़ लोगों का जो है स्क्रीनिंग हो गया। क्रिस्पर कैस9 सिस्टम कंटेन्स एन एंजाइम, जो मैंने अभी आपको समझाया, बिहेव्स लाइक अ मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। वो जाता है, कट करता है वहाँ पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और फिर एक प्रिसाइज लोकेशन होता है, पैलिंड्रोम्स का होता है। पैलिंड्रोम्स जो है वहाँ पर जाके वो एग्जैक्ट पोजीशन पे दे कट और उसके बाद थोड़ा चेंजेस लाके फिर उसको पेस्ट भी कर देता है, ठीक है। लाइगेशन बोलते हैं पेस्टिंग को, ठीक, लाइगेस का यूज़ करके वो पेस्ट कर देता है। दिस विल देन अलाउ अ गाइड RNA, एक गाइड RNA को भी साथ में भेजता है और उसके बाद वो जेनेटिक कोड को जो है वो चेंज कर देता है। और जिस जगह पे चेंज करता है उसके बाद जो है, क्योंकि एक ही बार लाना होता है, उसके बाद बॉडी को अपने आप समझ में आ जाता है कि ये चेंजेस हुआ है, हमें अपने आप ये DNA में चेंज कर देता है। तो ये वन टाइम सोल्यूशन के रूप में भी आ सकता है, ठीक है। Addressing the gathering of doctors, experts and healthcare professionals, Mr. Oram said that Union government was committed in working against the sickle cell anemia eradication and called for officials across ministries and departments to ensure grassroots workers were roped in for implementation process and they should themselves engage with them, ठीक है। तो यस समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर, किसी को, हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको समझाना कि ये डिजीज़ है, इसको हम क्योर कर सकते हैं जेनेटिक थेरेपी। तो ग्रास रूट लेवल्स का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डूइंग एवरीथिंग, टॉप डाउन अप्रोच जो है ये काम नहीं करेगा। हमें ग्रास रूट लेवल पे जो लोग उनको समझा पाए, उनसे बातें कर पाए, उस सेक्शन को पूरे अच्छे से मतलब समझा पाए, तभी हम ये बैटल को लड़ पाएंगे और 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को हम इरेडिकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं उनका बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम रहेगा, ठीक है। और स्क्रीनिंग होना उतना ही इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस जनरेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है और क्योरिंग भी उतना इंपॉर्टेंट है और कॉस्ट बेनिफिट तरीके से क्योर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। बट होपफुली ये जब हो जाएगा देन वी विल बी अ सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज़ है फ्री कंट्री हम बन जाएंगे। सो वेरी वेरी होपफुल एंड होपफुली ये काम भी करेगा। एंड हमारे जो पॉपुलेशन है जो इससे सफ़र करता है, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल डिजीज़ जो लोगों को होता है, उन्हीं को बताता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी पेनफुल ऑल्सो एंड होपफुली ये जो टेक्नोलॉजी है वो काम करेगी एंड आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इस साल के बजट में भी अनाउंस किया था, लास्ट ईयर के बजट में भी अनाउंस किया गया था। तो गवर्नमेंट का भी इसके तरफ बहुत है। एंड एक बीमारी जो साथ में ही चलेगी जिसके बारे में हमने बहुत एक्सटेंसिवली भी बात किया है, दैट इज़ टीबी की बीमारी को भी आपको अच्छे से करके जाना होगा। दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहा है क्योंकि टीबी को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं 2025 तक, तो उसके रिगार्डिंग हमारा बहुत एफर्ट्स भी चल रहा है और ये सिकल सेल एनीमिया पे भी हमारा बहुत फोकस रहा है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा।
With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.